हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इंटरफेरेंस क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं और उसकी कंडीशंस क्या हैं। हमने डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने वो मेरा लेक्चर नहीं देखा तो एक बार आप उस लेक्चर को देख लें ताकि आपको ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को समझने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट क्या है। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि इंटरफेरेंस फ्रॉम द वाटर वेव्स एंड इंटरफेरेंस ऑफ द साउंड वेव्स। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। अब देखिए स्टूडेंट, जो लाइट है, लाइट क्या है? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे कंसिस्ट करती है। अब देखते हैं कि लाइट इंटरफेरेंस करती है। तो स्टूडेंट्स, यस, लाइट इंटरफेरेंस करती है। लाइट भी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, दोनों टाइप्स को प्रोड्यूस कर सकती है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए थॉमस यंग एक इंग्लिश फिजिस्ट था। उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसे हम क्या कहते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो थॉमस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये किस लिए किया गया? 1801 में थॉमस यंग ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया टू डिमॉन्स्ट्रेट द वेव नेचर ऑफ द लाइट। वो प्रूव करना चाहता था कि जो लाइट है, लाइट की नेचर कौन सी है? वेव नेचर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए उसने क्या किया? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि लाइट जो है इंटरफेरेंस कैसे करती है, और इस इंटरफेरेंस अगर करती है तो इट्स मीन कि लाइट जो है एज अ वेव बिहेव करती है। जैसा कि वाटर वेव होती है, इसी तरह साउंड वेव है, उसकी इंटरफेरेंस स्टडी की है। तो लाइट की नेचर अगर वेव है तो ये इंटरफेरेंस भी कर रही है। तो इसी को थॉमस यंग ने प्रूफ किया है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स when two or more light waves। बेसिकली स्टूडेंट्स, हमने देखे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने यही डिस्कस किया कि इंटरफेरेंस के लिए दो वेव्स का होना जरूरी है। ठीक है, और वो दो वेव्स क्या होनी चाहिए? मोनोक्रोमेटिक, फेज कोहेरेंट होनी चाहिए, और सेम मीडिया में सेम टाइम पर पास हो रही हूँ। तो वो जब सुपरपोज करेंगी तो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हेन टू और मोर लाइट वेव्स इंटरेक्ट they produce constructive or destructive interference depending on the phase। कि इंटरफेरेंस क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, वो फेज पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। अगर दोनों वेव स्टूडेंट्स इन फेज होंगी, फेज डिफरेंस जीरो होगा, इन फेज हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज हैं तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब आपको बताया था कि वेव्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो वेव्स एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स देखें, अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, यंग उसका नाम है, पूरा नाम क्या था? थॉमस यंग। अब इन 1808 में इंग्लिश फिजिस्ट एंड फिजिशियन परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट द नेचर ऑफ द लाइट। ठीक हो गया? तो इसने वेव नेचर प्रूफ की है। लाइट की कौन सी नेचर? वेव नेचर। इसने कहा लाइट की जो नेचर है वो वेव वाली है, तो इसलिए इसने प्रूफ किया लाइट की वेव नेचर को। क्लियर? अब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स को क्यों कह रहे हैं? अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, एक आपके पास स्क्रीन हो, स्क्रीन जिस तरह ये आपके पास स्क्रीन है, उसमें से स्मॉल ओपनिंग हो तो उसे क्या कहते हैं? हम स्लिट बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह आपके पास ये देखिए बोर्ड मार्कर है, आप सेंटर में से इसका थोड़ा सा इसको होल कर देते हैं, थोड़ा सेंटर से कट कर देते हैं। ठीक है, आधा पोर्शन ऊपर हो जाएगा, आधा नीचे हो जाएगा, तो सेंटर रीजन है उसे क्या कहेंगे? हम स्लिट कहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स, एक स्लिट है यहाँ पर तो लिखा हुआ है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसने एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया? उसने लिया है लाइट वेव्स को। अब लाइट का कोई ना कोई सोर्स होगा, तो यहाँ पर देखें सोर्स लिखा हुआ है लाइट का। ये लाइट वेव्स आ रही हैं और ये स्मॉल ओपनिंग है। ये आपके पास देखें स्क्रीन है, और इस स्क्रीन में एक ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग है, एक स्लिट है। तो पहले उसने क्या किया? सिंगल स्लिट में से लाइट को पास करवाया। ठीक है, अब ये जो लाइट है पार्शली कोहेरेंट है, पार्शली कोहेरेंट। अब देखें स्टूडेंट्स, कोहेरेंट का मतलब है कांस्टेंट फेज।
अब देखिए पार्शियली है। फिर इसके बाद जैसे ये इस स्लिट से ये प्लेन वेव्स आउट होती हैं तो ये सर्कुलर फॉर्म में, सेमी सर्कुलर फॉर्म में बेंड हो जाती हैं। इसके बाद क्या हुआ है, अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद ये लाइट्स आगे एक और स्क्रीन पड़ी हुई है, उसके ऊपर जाकर फॉल होती है लाइट। अब देखिए ये इस स्क्रीन के ऊपर दो स्लिट हैं, एक स्लिट यहां पर है जिसे मैं S1 कह रहा हूं, एक स्लिट यहां पर है जहां पर देखें ये ओपनिंग है और फिर यहां पर ओपनिंग है, तो इस स्लिट को मैं नाम दे रहा हूं S2। ये दो स्लिट्स हैं। तो इस लाइट को जब इन टू स्लिट में से पास करवाते हैं तो ये दोनों लाइट, ये जो दोनों आपके पास स्लिट्स हैं, दे एक्ट एज अ टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ द लाइट। ठीक है, ये दो स्लिट्स एक्ट करके एज अ कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ द लाइट। क्योंकि जरूरी है कि जो इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन आपको बताई थी प्रीवियस लेक्चर में मैंने, कि दो वेव्स क्या होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए। तो ये दो वेव्स क्या बन जाती हैं, कोहेरेंट बन जाती हैं। तो दोनों स्लिट्स एक्ट कर रहे हैं एज अ कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ द लाइट। अब ये दो वेव्स जब यहां से आधी वेव देखिए इस स्लिट से आउट होगी, आधी इससे, तो ये आप एक दूसरे के ऊपर क्या कर दिए हैं, ओवरलैप करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं। ये दोनों पोर्शन वेव के ओवरलैप करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो एज अ रिजल्ट कुछ पॉइंट्स के ऊपर ये दोनों वेव्स, एक स्लिट S1 से आ रही है, क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट यहां पर देखें अगर तो लाइट वेव एक थी, जब स्लिट में से पास हुई फर्स्ट स्लिट में से वो सेमी सर्कुलर फॉर्म में बेंड हो गई, लेकिन फिर भी एक रही है, एक वेव थी। जब वो यहां पर आइए इस स्क्रीन के ऊपर दो स्लिट्स थी, तो इन्होंने क्या किया, उस लाइट वेव को दो पोर्शन में सेपरेट कर दिया, तो दो वेव्स बन गई। जब ये दो वेव स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ सुपरपोज करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी, तो कहीं पर क्या होगा कि इनका क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर, ट्रफ ट्रफ के ऊपर आ जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और वहां पे ब्राइटनेस नजर आएगी, ब्राइट बैंड बनेंगे। और इसी तरह स्टूडेंट्स जिन वेव्स का क्रस्ट ट्रफ के ऊपर आ जाएगा तो वहां पर क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वेव्स कैंसिल आउट कर देंगी, क्योंकि उन पॉइंट्स के ऊपर वेव्स आउट ऑफ फेज पहुंच रही हैं दोनों वेव्स, और वहां पर इसलिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और जिन पॉइंट्स के ऊपर क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर आ रहा है, ट्रफ ट्रफ के ऊपर आ रहा है, इट्स मीन के वो दोनों वेव्स इन फेज हैं, इन फेज पहुंच रही हैं, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ब्राइट बैंड नजर आएगा। तो ये स्टूडेंट्स जहां पर सपोर्ट करती हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पर कैंसिल आउट करती हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से ब्राइट बैंड नजर आएंगे और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बैंड ब्लैक होंगे, डार्क बैंड होंगे, जो कि स्क्रीन के ऊपर यहां पर हमें नजर आएंगे। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स इस पूरे सेटअप को समझाने के लिए देखिए मैंने डायग्राम बनाया है नीचे, वेव डायग्राम। सपोज देखिए हम कहते हैं यहां पर मैक्सिमम लिखा हुआ है स्टूडेंट, मैक्सिमम का मतलब होता है ब्राइट बैंड, और इसके बाद ये डार्क है तो इसको मिनिमम मैं कह सकता हूं। अब यहां पर मैं लिख सकता हूं ये मिनिमा है, ठीक हो गया, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, जहां पे ब्राइट बैंड होगा मैक्सिमा, जहां पे डार्क होगा वो मिनिमा लिख सकते हैं। ये आपके पास मिनिमा है, ऊपर फिर मैक्सिमा है, क्योंकि डार्क को हम क्या कहते हैं, मिनिमा। वेव्स कैंसिल आउट कर देती हैं, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है रिजल्टेंट वेव का, इसलिए हम इसको मिनिमा कहते हैं। और दूसरा जहां पर वेव्स एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, मैक्सिमम, मतलब वहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है रिजल्टेंट वेव का, क्योंकि दो वेव्स मिलेंगी एक सिंगल वेव बनाएंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एम्पलीट्यूड हायर होगा, तो वहां पर आपके पास मैक्सिमा होगा। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स मैं कह रहा हूं कि सपोज इस स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट मैंने लिया है P। अब देखिए स्टूडेंट्स इसी स्क्रीन को मैंने नीचे डिस्प्लेस किया, एक पॉइंट लिया यहां पर मैंने P। इस P पॉइंट को मैं देखता हूं, इस P पॉइंट के ऊपर दो वेव्स पहुंचती हैं। एक वेव्स पहुंचती है स्लिट S1 से, क्योंकि यहां पर तो बहुत सारी वेव्स है ना, मैंने दो वेव्स लेता हूं, एक स्लिट S1 से एक S2 से, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां से एक वेव स्लिट S1 से आ रही है, एक S2 से आ रही है, तो नजर आ रहा है कि जो वेव स्लिट S1 से आती है उसने कम डिस्टेंस कवर किया है, और दूसरी वेव S2 से जो आ रही है उसने ग्रेटर डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो इसका मतलब है इस S1 स्मॉलर डिस्टेंस है, जो वेव स्लिट S2 से पहुंच रही है P पॉइंट के ऊपर उसका डिस्टेंस ज्यादा है, उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। तो इन दो वेव्स में पाथ का जो डिस्टेंस का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। इसे क्या कहते हैं, इन दो वेव्स में
जो डिस्टेंस का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि इस वेव ने, जो वेव S2 स्लिट से जा रही है ग्रेटर डिस्टेंस कवर कर रही है, और जो स्लिट S1 से जा रही है वेव वो स्मॉलर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इन दो वेव्स में किस में डिफरेंस है? डिस्टेंस में डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हम पाथ डिफरेंस। वो कितना होगा वो? अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, पाथ डिफरेंस को लेने के लिए यहां पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहां पर देखें आप इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो अब देखें स्टूडेंट्स, यहां से इस साइड पर अगर आप देखें तो AP एंड CP ये इक्वल हो जाते हैं। तो आपके पास जो वेव S2 से जाती है उसने कितना ज्यादा पाथ कवर किया है? BC पाथ ज्यादा कवर कर रहे, इतना पाथ BC, जिसे मैं कह रहा हूं BC, ये PD का हमने कहा है पाथ डिफरेंस, ये BC क्या है? पाथ डिफरेंस है। ये स्लिट की जो सेपरेशन है वो कितनी है? D है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं लिखता हूं कि पाथ डिफरेंस क्या है। साथ साथ जो पॉइंट्स आएंगे मैं हेडिंग देता जाऊंगा और साथ साथ आपको डेरिवेशन कराऊंगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं पाथ डिफरेंस किसे कहता हूं? मैं ये कहता हूं द wave coming from slit S2 cover greater distance as wave coming from slit S1 to पॉइंट P पॉइंट तक पहुंचने के लिए किस वेव ने? S2 ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस, इज कॉल्ड, व्हिच इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस इसे कहते हैं हम। अब देखें स्टूडेंट्स, इसको फाइंड आउट करने के लिए फ्रॉम ट्राइएंगल ABC, अब देखें स्टूडेंट्स, जो आपके पास ये AC है, AC यहां पर एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री। अब देखें स्टूडेंट्स, ये है आपके पास पाथ डिफरेंस, क्योंकि 90 के सामने वाली साइड क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो ये आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये वाली क्या है आपके पास? बेस है। ये साइड बेस बन जाएगी, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो इस ट्रायंगल के ऊपर, ट्रायंगल क्या है? ABC। तो इसके ऊपर स्टूडेंट्स मैं साइन थीटा अप्लाई करता हूं, किसको फाइंड आउट करने के लिए? पाथ डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? ये BC है। तो मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स यहां पर BC ओवर, अब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है? AB है। तो यहां पर मैं AB लिख देता हूं। अब जैसा कि स्टूडेंट्स आप देखें, यहां पर AB जो है, A स्लिट S1, B कहां पर है? स्लिट S2, और इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है? D। तो AB किसके इक्वल है? D के इक्वल है। तो AB की जगह पर मैं D लिख देता हूं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू BC ओवर D, या आप इसको यूं लिख लें, BC इज इक्वल टू D साइन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में BC को मैं कहता हूं पाथ डिफरेंस। BC क्या है आपके पास? पाथ डिफरेंस है, इज इक्वल टू D साइन थीटा। ओके, अब जो है स्टूडेंट्स देखते हैं कि पाथ डिफरेंस किसके लिए? कंसर्टेटिव इंटरफेरेंस के लिए और डिसर्टेटिव इंटरफेरेंस के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहां पे लिखता हूं कंसर्टेटिव इंटरफेरेंस, कंसर्टेटिव इंटरफेरेंस। ओके, अब जो है स्टूडेंट्स, हम कंसर्टेटिव इंटरफेरेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? हम ये कहते हैं कि व्हेन टू वेव्स, या ये कहते हैं कि व्हेन क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रस्ट ऑफ अदर वेव एंड ट्रफ फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ द अदर वेव, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पर मैं लिखता हूं व्हेन
crust and trough of one wave fall on the crust and trough of an other wave, then it is called constructive interference. आप या ये कह दें and the path difference is equal to integral multiple of wavelengths. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो पाथ डिफरेंस होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वन वेवलेंथ, मतलब या दो वेव्स में पाथ डिफरेंस क्या होगा, जीरो। अगर डिफरेंस होगा तो वन वेवलेंथ पूरी का होगा, ठीक है। इसलिए मैं लिखता हूं कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू इंटीग्रल, क्या है, इंटीग्रल एक नंबर है, एक ऑर्डर है, ठीक है, एम ऑर्डर है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। अच्छा, वो फर्स्ट एम क्या हो सकता है आपके पास, यहां पर एम इज इंटीग्रल नंबर, और इसकी जो वैल्यू हो सकती है m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। इसकी कोई भी नेक्स्ट इस तरह वैल्यू हो सकती है। अगर देखें स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है। अब फॉर जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है, जो जीरो ऑर्डर है इसका मतलब है सेंट्रल मैक्सिमा, इसका मतलब है स्क्रीन के सेंटर के ऊपर ब्राइट बैंड बना है। जीरो ऑर्डर इज सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब ब्राइट बैंड। अच्छा, व्हेन आप लिखें m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, इसका मतलब क्या है, टू ब्राइट बैंड्स आर फॉर्म्ड, और वन अबव द जीरो और सेंट्रल रीजन एंड वन बिलो द जीरो, ठीक हो गया। टू ब्राइट बैंड्स आर फॉर्म्ड, वन above and one above the central maxima, ठीक हो गया। अच्छा, जो इसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर एंड कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा जी, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, पाथ डिफरेंस है, किसके लिए, आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, सपोज मैं इसको इक्वेशन क्या कह देता हूं, ये इक्वेशन इसको 1 कह देता हूं, इसको 2 कह देता हूं। अब देखिए यहां पर भी तो पाथ डिफरेंस है ना, पीडी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एम लैम्डा, ये भी आपके पास पाथ डिफरेंस है पीडी, इसको भी कह सकते हैं आप पी डॉट डी, मतलब आप शॉर्ट वर्ड लिख दें इसके लिए। इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करें तो अब क्या होगा भाई, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, 1 और 2 को कंपेयर करें तो आपके पास जो पाथ डिफरेंस है, ये इसका पी डी पाथ डिफरेंस, ये भी पाथ डिफरेंस किस इक्वल हो जाएगा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, क्योंकि लेफ्ट साइड सेम है, कैंसल आउट हो जाएगी। तो आपके पास डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा आ जाता है, क्लियर। इसी तरह स्टूडेंट्स, डी सटेक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डी सटेक्टिव इंटरफेरेंस, इसको कैसे लिखेंगे, इफ द crust of one wave falls
on the trough of an other wave, then destructive interference is produced and the path difference will be equal to half integral of wavelength। आप देखिए स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वन वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल था, ठीक है, एम लैम्डा। इसमें क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस कितना होता है, हाफ ऑफ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ होता है, ठीक है, हाफ ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल। हाँ, अब यहां पर लिखें हाफ ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। क्लियर? इस केस में मैं यहां पे लिखूंगा फिर पाथ डिफरेंस जो है m+1/2 इंटू लैम्डा। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लिखा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वन वेवलेंथ, उसमें क्या लिखा है, इंटीग्रल मल्टीपल हाफ ऑफ द वेवलेंथ, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको जब मैं इक्वेशन 3 कह देता हूं, ये पाथ डिफरेंस है, ये इक्वेशन भी आपके पास पाथ डिफरेंस के लिए थी, इन दो को कंपेयर कर देता हूं मैं। तो यहां पर देखें स्टूडेंट्स, तो आपके पास पीडी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इस केस में डी साइन थीटा किसे इक्वल आ जाएगा, m+1/2 इंटू लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और हमने पढ़ा है पाथ डिफरेंस। अब देखते हैं स्टूडेंट्स पोजीशन। हम देखते हैं कि ब्राइट और जो यहाँ पे डार्क बैंड्स बने हुए हैं, उनकी पोजीशन देखते हैं कि पोजीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक हो गया। तो अब यहां पर लिखता हूं मैं पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब देखें स्टूडेंट्स, इनकी हम पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। देखें पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, एज बाई पाथ डिफरेंस, हमें पता है पाथ डिफरेंस, या मैं ये कहता हूं कि लेट, हम कहते हैं कि लेट एट पॉइंट P mth order ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड। ब्राइट फ्रिंज या मैक्सिमा या मिनिमा या ब्राइट और डार्क एक ही बात है, ठीक है। जो बैंड्स होते हैं ना, इनको फ्रिंज भी कहते हैं। लेट एट पॉइंट P mth ऑर्डर, ठीक है, mth ऑर्डर ब्राइट बैंड्स कह दो, फ्रिंज कह दो, इज फॉर्म्ड। देन तो इस केस में हम क्या करेंगे, mth ऑर्डर कोई ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो फॉर ब्राइट फ्रिंज, हमें पता है ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास, पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। क्लियर हो गया? अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास जगह कम है, तो मैं ये साइड रेज करता हूं, तो इस साइड पर मैं इसकी नेक्स्ट फर्दर डेरिवेशन कंटिन्यू रखता हूं मैं। जी अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। मैं कहता हूं कि व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो यहां पर देखें स्टूडेंट्स कि व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा जब बहुत स्मॉल हो तो उस केस में आपके पास साइन थीटा किसे इक्वल लिखते हैं हम, टेन थीटा के। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, डी टेन थीटा बन जाएगा। तो आपके पास डी टेन थीटा, ठीक है। अब देखिए इनमें पावर डिफरेंस है, बहुत स्मॉल है, एंगल बहुत छोटा बना है। जब बहुत स्मॉलर एंगल हो तो हम साइन थीटा
और tan थीटा को इक्वल ले सकते हैं। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, d tan थीटा, पहले sin थीटा था, अब sin थीटा की जगह पे tan थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम ट्राइंगल, अब एक और ट्राइंगल मैं लेता हूं, कौन सी स्टूडेंट्स, यहां पर माय ट्राइंगल, इसको मैं O पॉइंट कह देता हूं, इस पॉइंट को, ठीक है। अब देखें यहां पर इसको O प्राइम का नाम देता हूं, तो ट्राइंगल कौन सी स्टूडेंट्स, O P O प्राइम, ठीक हो गया, या O प्राइम P, O प्राइम P, इस ट्राइंगल को मैं लेता हूं, तो इसके ऊपर मैं tan थीटा अप्लाई करता हूं, ठीक है। अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि स्लिट और स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस है हमने लेबल किया हुआ है कैपिटल L से, और इस ओरिजिन से इस P पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको लेबल किया हुआ है y से, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या बनेगा, ये y है, तो ये पूरी जो लेंथ है, ये स्लिट से स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो L है, तो y बाई L आ जाएगा, तो ये y ओवर L आ जाता है। क्लियर? तो इस इक्वेशन में पुट करता हूं मैं dy ओवर L इज इक्वल टू m लैम्डा। अब देखिए स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू होगा m लैम्डा L ओवर d। ये आपके पास स्टूडेंट्स पोजीशन आ गई है, किसकी पोजीशन आ गई है, ब्राइट बैंड की पोजीशन आ गई है, मैक्सिमा का पोजीशन, मैक्सिमा की पोजीशन आ गई है, जिसे हम ब्राइट बैंड कहते हैं, मैक्सिमा कहते हैं, ठीक है। तो उसकी पोजीशन निकालिए। सिमिलरली फॉर द मिनिमा, मतलब डार्क बैंड, अच्छा तो ये तो थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। सिमिलरली इफ mth ऑर्डर, अब मैं सपोज करता हूं कि P पॉइंट के ऊपर पहले क्या लिखा था, mth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज बनी थी, अब मैं कहता हूं mth ऑर्डर डार्क फ्रिंज बन रही है P पॉइंट के ऊपर। आप देखें, सिमिलरली इफ mth ऑर्डर डार्क फ्रिंज इज formed at point P, तो इस केस में आपके पास क्या बनेगी ये इक्वेशन, क्योंकि डी सब्ट्रैक्टिव का हमें पता है कि हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ होता है, तो m प्लस 1/2 लिख देंगे m के साथ, बाकी वही आएगा, साथ क्या है, लैम्डा एल ओवर डी। तो देखें लैम्डा एल ओवर डी वही आने दिया, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है कि डार्क के लिए क्या होता है, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ होता है, m में प्लस 1/2 ऐड करेंगे, तो लैम्डा एल और डी वो एज इट आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास आ गई है पोजीशन किसकी, मैक्सिमा की नहीं बल्कि मिनिमा, सॉरी, ठीक है। ये पोजीशन किसकी आ गई हमारे पास, मिनिमा डार्क बैंड की पोजीशन आ गई है, कि उसकी पोजीशन क्या बनती है। क्लियर? तो ये वही आ गया। अच्छा, अब जो स्टूडेंट्स हम क्या फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रिंज स्पेसिंग क्या होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, फ्रिंज स्पेसिंग मैं यहां पर हेडिंग देता हूं, फ्रिंज स्पेसिंग। फ्रिंज स्पेसिंग का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव डार्क और ब्राइट बैंड्स इज कॉल्ड फ्रिंज स्पेसिंग। मतलब दो डार्क के दरमियान, ये डार्क है, ये डार्क है, इस डार्क और इस डार्क के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, हम फ्रिंज स्पेसिंग कहते हैं। या आप यूं कह दें कि ये ब्राइट है और ये ब्राइट है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, फ्रिंज स्पेसिंग है। तो हम क्या कहेंगे, द डिस्टेंस between two consecutive bright or dark bands is called fringe spacing, is called fringe स्पेसिंग। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, इसकी मैं डेरिवेशन जरा करता हूं यहां पर। अब इसकी डेरिवेशन हम यहां पर देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप फ्रिंज स्पेसिंग लेनी है आपने कि टू कंसेक्टिव ब्राइट के दरमियान क्या डिस्टेंस है या टू कंसेक्टिव डार्क के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसे ही फ्रिंज स्पेसिंग कहते हैं ना। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं ये कह कर सकता हूं
कि अगर देखिए मेरे पास फर्स्ट ब्राइट हो तो m की जगह पर क्या लिखूंगा मैं 1, ठीक है। अब यहां पे लिखता हूं फ्रिंज स्पेसिंग, क्या लिखता हूं मैं, फ्रिंज स्पेसिंग। अच्छा पहले मैं लिखता हूं फॉर ब्राइट बैंड्स। तो ब्राइट बैंड्स के लिए फ्रिंज स्पेसिंग मैं पहले फाइंड आउट करता हूं। देखो स्टूडेंट्स, इसको मैं लिखता हूं y इज फॉर ब्राइट बैंड्स व्हेन m इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्डर हो, फर्स्ट ब्राइट हो। फिर इसके बाद देखें m इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी, यहां पर y1 इज इक्वल टू, क्योंकि साथ यहां पे मैं 1 लिख दूंगा, m की जगह पर 1 आ जाएगा, तो ये लैम्डा l ओवर 2 होगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह आपके पास दूसरी जो है सेकंड, m इज इक्वल टू ब्राइट का जो सेकंड ऑर्डर है वो 2। अच्छा एक स्टूडेंट्स बात आपने याद रखनी है, ब्राइट का फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, m इज इक्वल टू 1, ब्राइट का सेकंड ऑर्डर m इज इक्वल टू 2। लेकिन डार्क में ऐसा नहीं होता, डार्क का जो फर्स्ट ऑर्डर होता है m इज इक्वल टू 0 होता है, और डार्क का, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर m इज इक्वल टू 0, डार्क का सेकंड ऑर्डर हो, डार्क का सेकंड ऑर्डर हो तो m इज इक्वल टू 1 लिखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, m इज इक्वल टू के लिए करता हूं, तो आपके पास y2 इज इक्वल टू, तो m की जगह पर यहां पर चेक करें क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो 2 लैम्डा l ओवर 2 हो जाएगा। अब देखिए ये एक पहली ब्राइट, ये दूसरी ब्राइट, ठीक है, जैसा कि ये पहली ब्राइट है, ये दूसरी ब्राइट है, सपोज इनके दरमियान हमें डिस्टेंस निकालना है, क्या करेंगे, y2 में से y1 को माइनस करेंगे तो उनके दरमियान का डिस्टेंस आ जाएगा, स्पेसिंग आ जाएगी। आप जरा यहां पर देखें स्टूडेंट्स, तो इसको मैं फाइंड आउट करता हूं, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू, अब देखिए y2 का जो रिजल्ट है ना 2 लैम्डा l ओवर d है, ठीक है। अच्छा सॉरी, 2 लैम्डा l ओवर d था, सॉरी मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है, तो ये d है, यहाँ पर भी d है, क्लियर। अच्छा जी, तो 2 लैम्डा l ओवर d माइनस लैम्डा l ओवर d, ठीक है। y2 की वैल्यू क्या है, 2 लैम्डा l ओवर d, y1 की लैम्डा l ओवर d यहाँ पर आ गई, तो 2 लैम्डा l ओवर d माइनस लैम्डा l ओवर d, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा l ओवर d आ जाएगा। ये आपके पास फ्रिंज स्पेसिंग आ गई है फर्स्ट ऑर्डर की, तो ये ब्राइट के लिए फ्रिंज स्पेसिंग ब्राइट ली, तो आप इन दोनों का डिफरेंस लैम्डा l ओवर d आ जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप डार्क के लिए करेंगे, फॉर डार्क, तो वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, m प्लस 1 आ जाएगा, फिर दूसरे में m प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप डार्क के लिए करते हैं तो आपके लिए डार्क के लिए क्या बनेगा, देखिए स्टूडेंट्स, फॉर डार्क, देखिए इसको आप y2 माइनस y1 कह दें, डेल्टा y कह दें, जो भी कहना है इसको आप ब्राइट लिख दें, साथ जो भी लिखना है आपने किसी भी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, आप डेल्टा y भी लिख सकते हैं इसको। अच्छा देखिए, फॉर डार्क फ्रिंज, अगर डार्क फ्रिंज के लिए लेना हो तो स्टूडेंट्स डार्क के लिए फार्मूला क्या बना हुआ है, ये वाला। अब आपके पास पता है आपको फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है m के लिए, देखिए फॉर डार्क, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए m इज इक्वल टू क्या होता है, 0। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो चेक करें आप स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में पुट करें यहां पर, तो आपके पास क्या होगा, y इज इक्वल टू m की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 1 पे 2 बचेगा, तो लैम्डा l ओवर 2d, तो आप चेक करें ये लैम्डा l ओवर 2d आ जाएगा। फॉर सेकेंड ऑर्डर, जो सेकेंड डार्क बन रही है, ये पहली डार्क है, ये सेकेंड डार्क है सपोज, तो m इज इक्वल टू क्या होता है, 1, क्योंकि डार्क का बताया था जो m1 0 होता है वो फर्स्ट डार्क होता है, m1 सेकेंड डार्क है। तो इस केस में आपके पास y इज इक्वल टू, ये फर्स्ट डार्क है, ये सेकेंड डार्क है। अब चेक करें स्टूडेंट्स, यहां पर आप मैं क्या पुट करूंगा, सेकेंड डार्क m की जगह पर 1, तो 1 प्लस 1/2, तो 1 प्लस 1/2 आ जाएगा, इंटू लैम्डा l ओवर
डी है, चेक करें आप, एम की वैल्यू पुट कर ली थी ना, लैम्डा एल ओवर डी, बाकी एज इट। तो यहां पर भी हमने पहले किसकी वैल्यू पुट की, एम की। तो यहां पर देखें y2, यहां पर एलसीएम लें 2 आ जाएगा, 2 ऊपर कितना आ जाएगा, यहां पे इसका डिनोमिनेटर 1 है, 2 + 1 3 आ जाएगा, तो 3 लैम्डा एल ओवर 2d आ जाएगा, ये हमारे पास। अब देखें स्टूडेंट्स, इन दो का डिफरेंस लें तो y2 माइनस y1, तो 3 लैम्डा एल ओवर 2d माइनस लैम्डा एल ओवर 2d, तो एलसीएम कितना होगा, 2d होगा। तो देखें स्टूडेंट्स, 3 लैम्डा एल माइनस लैम्डा एल, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2 लैम्डा एल ओवर 2d, 2 के साथ 2 कैंसल, तो आप चेक करें लैम्डा एल ओवर d, आंसर आ गया y2 माइनस y1, या आप इसको डेल्टा y कह दें। ये डार्क के लिए है स्टूडेंट्स, कितना है, लैम्डा एल ओवर डी। तो ब्राइट के लिए भी इतना है ना, देखें लैम्डा एल ओवर डी, चाहे डार्क हो या ब्राइट बैंड्स हो, इनकी वेड्थ बराबर बराबर होती है, तो इसलिए इनके बिटवीन जो फ्रिंज स्पेसिंग है, इनकी जो वेड्थ है वो इक्वल आएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स, अब 3 पुट करें अगर, तो यहां पर क्या होगा, 3 लैम्डा एल ओवर डी, मैं सपोज यहां पर लिख देता हूं कि y3 कितना बनेगा, m की जगह पर कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा एल ओवर डी, तो ये y3 है क्या। इसी तरह स्टूडेंट्स, y3 में से अगर y2 को माइनस करें तब भी रिजल्ट आपके पास यही आएगा। इसी तरह y4 निकालें, y4 में से y3 को माइनस करें तो तब भी आपके पास रिजल्ट यही होगा, और इसी तरह डार्क के लिए भी यही होता है। ठीक है, जो फ्रिंज स्पेसिंग है, वेड्थ है, डार्क और ब्राइट बैंड्स की, उनकी सबकी वेड्थ सेम होती है। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।